नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है सुनने आईएएस हिंदी माध्यम पर। दोस्तों, मैं इस वीडियो में एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए जुड़ा हूं, जो कि एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट है, जिससे भारत की इंटरनेशनल पॉलिसी, भारत की फॉरेन पॉलिसीज और वेस्ट एशिया में भारत की क्या स्ट्रेटजी होगी, उस पर एक बड़ा असर जो है वह देखने को मिलेगा। अगर बात देश की फॉरेन पॉलिसी की हो, नेशनल सिक्योरिटी की हो और वेस्ट एशिया में भारत की क्या स्ट्रेटजी रहेगी, उसके विषय में एक बड़ी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट जो है वह हाल ही में अगस्त 2026 में हुई है, जिसके अंतर्गत तीन देश सऊदी अरेबिया, टर्की और पाकिस्तान तीनों ने मिलकर के एक सैन्य गठबंधन जो है, एक डिफेंस एग्रीमेंट जो है वह साइन किया है। दोस्तों, सऊदी अरेबिया, टर्की और पाकिस्तान इन्होंने एक रक्षा सहयोग पर हस्ताक्षर जो है वह किए हैं। एक रणनीतिक समन्वय तीनों देशों के बीच में मिला है, बना है, जिसका सबसे बड़ा उद्देश्य जो है वह है अटैक ऑन वन, अटैक ऑन ऑल। दोस्तों, यानी कि यदि किसी एक पर भी हमला किया तो वो तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। ऐसी ही चीज हमने कहीं पर सुनी हुई है। दोस्तों, यही विचारधारा या यही थॉट प्रोसेस जो है वह नाटो के अंदर देखने को मिलता है, और इसी वजह से जब ये तीन देश इस प्रकार का एक ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट, जिसका नाम मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट है, वह साइन करते हैं, तो एक सवाल भारत के लिए खड़ा हो जाता है कि क्या भारत के विरोध में मुस्लिम देशों का एक नाटो जो है वह बन रहा है? क्या इस गठबंधन को, क्या इस मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट को मुस्लिम नाटो कहा जा सकता है? इस प्रकार के सवाल जो है वह सामने देखने को मिलते हैं। इसी विषय पे हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, सवाल यह है कि भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से जब सऊदी अरेबिया, टर्की और पाकिस्तान एक साथ हो रहे हैं, तो इसका भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? दोस्तों, तीनों ही देशों के उद्देश्य से यदि हम समझे तो सबसे पहले जानते हैं कि ये एग्रीमेंट अभी क्यों आया, ऐसी क्या मजबूरियां थी कि इस समय पर तीनों देशों के बीच में एग्रीमेंट जो है उसको लाया गया है। दोस्तों, इसके पीछे सबसे बड़े कारणों में एक है ईरान संबंधित टेंशंस, जो कि वेस्ट एशिया में देखने को मिल रही हैं। चाहे यमन पे हो रहे हमलों की बात हो, रेड सी को लेकर के सुरक्षा संबंधित स्थितियां बनी हुई हैं, मिसाइल और ड्रोन वॉरफेयर हो रहा है, और ये पूरी की पूरी जो वेस्ट एशिया का इलाका है, यहां पर जिस प्रकार की भूमिका अमेरिका निभा रहा है, अमेरिका समय समय पर अपने जो स्ट्रेटेजिक अलाइज है उनमें बदलाव कर रहा है, जो अपने पुराने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं उनके साथ में संबंध अमेरिका के बदल रहे हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं ये सिक्योरिटी पार्टनरशिप जो है वह सऊदी अरेबिया के संबंध में महत्वपूर्ण हो जाती है। दोस्तों, यदि हम बात करें तो पहले ही यदि यूएस हो, चाइना हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, टर्की हो, ये वेस्ट एशिया के अंदर कुछ अहम भूमिका जो है वह निभा रहे हैं। और ऐसे में जब ये एग्रीमेंट सामने आता है और उसमें सऊदी अरेबिया के साथ साथ टर्की जैसे देश भी शामिल हो जाते हैं, और सवाल ये है, भारत के लिए चिंता का विषय ये है कि क्योंकि ये दोनों ही देश पाकिस्तान के समर्थन में आए हैं, सऊदी अरेबिया के लिए तो एक रीजनल स्टेबिलिटी बनाना महत्वपूर्ण है, जिस वजह से वो इस तरीके के एग्रीमेंट कर रहा है। लेकिन टर्की का यहां पर आना क्यों महत्वपूर्ण है? दोस्तों, वो जो अटैक ऑन वन, अटैक ऑन ऑल की बात हमने कही थी, जो नाटो मेंबर्स में देखने को मिलती है, क्या वही दशकों का अनुभव जो नाटो मेंबर के रूप में टर्की ने प्राप्त किया है, क्या वही सारे प्रावधान अब इस मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट में भी लागू होंगे? क्योंकि टर्की जो पहले से दशकों से नाटो का मेंबर है, अब वो इस ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट का हिस्सा बन चुका है। टर्की के पास अपनी एक बहुत ही बड़ी आत्मनिर्भर सुरक्षा प्रणाली है, या डिफेंस रिलेटेड कैपेबिलिटीज की अगर हम बात करें तो बड़े पैमाने पर ड्रोन्स, मिसाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, डिफेंस टेक्नोलॉजी, ये सब तकनीकें पहले से टर्की के पास मौजूद है। दोस्तों, मैं याद दिला दूं कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जिसके बाद ड्रोन से भारत के अलग अलग हिस्सों में, मुख्यतः जम्मू कश्मीर के इलाके में हमले करने के प्रयास किए गए थे, वो ड्रोन्स और अन्य सहायता सामग्री लेकर के सबसे पहले पाकिस्तान में टर्की का ही जहाज उतरा था। उद्देश्य ये था कि पाकिस्तान को मजबूती दी जाए अपनी सुरक्षा प्रौद्योगिकी, डिफेंस टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो दोस्तों, जब टर्की यहां पर आता है तो पाकिस्तान को एक बहुत महत्वपूर्ण बल जो है, एक बहुत ही शक्तिशाली कॉम्बिनेशन जो है वह बन जाता है। वो क्यों है? क्योंकि दोस्तों, सऊदी अरेबिया की यदि हम बात करें तो अपने प्राकृतिक संसाधन, ऊर्जा स्रोतों के कारण बहुत ही बड़े पैमाने पर धन या कैपिटल जो है वह सऊदी अरेबिया के पास मौजूद है, और इस
धन संपदा के कारण रीजनल इन्फ्लुएंस सऊदी अरेबिया का बहुत ज्यादा है। दूसरी ओर टर्की की डिफेंस टेक्नोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण है, नाटो का एक्सपीरियंस है, इंडिजीनियस कैपेबिलिटीज है और अपना रीजनल इन्फ्लुएंस है। और ये दोनों मिलकर के किसको मजबूत कर रहे हैं? पाकिस्तान को। पाकिस्तान के पास भी बड़े पैमाने पर मिलिट्री मैन पावर है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है क्योंकि भारत के साथ सीमा सटी हुई है, न्यूक्लियर डेटरेंस है क्योंकि अपने आप में एक न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान है। तो क्या ये डिफेंस एग्रीमेंट जो है वह अब भारत के लिए एक बड़ा खतरा जो है वह बन जाएगा? इस चीज को समझना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। और इसलिए सवाल आता है कि क्या वाकई में ये डिफेंस एग्रीमेंट जो है वो भारत को टारगेट करने के लिए या भारत के खिलाफ किया गया है? क्या ये भारत के खिलाफ अलायंस है? दोस्तों, अभी ऐसा कह पाना जल्दबाजी होगी क्योंकि सार्वजनिक रूप में किसी भी देश के विरोध में इस एग्रीमेंट को टारगेट करने के बारे में कोई जानकारी जो है वह नहीं है। ये अलायंस किसी देश के खिलाफ नहीं है, ऐसा कोई भी स्पेसिफिक कंट्री को टारगेट करने का प्रावधान नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ डिफेंस कोऑपरेशन का अलायंस है, ऐसा कहना है तीनों ही देशों का। उद्देश्य यह है कि तीनों देश मिलकर के क्षेत्र में स्टेबिलिटी बनाए रखें और एक डेटरेंस क्रिएट करें ताकि इनके ऊपर कोई हमला जो है वह ना कर सके। लेकिन दोस्तों, क्षेत्रीय सुरक्षा और सामूहिक रक्षा इन तीनों देशों की तो सुनिश्चित होगी, लेकिन भारत के लिए अभी तो नहीं। अभी के लिए तो हालात जो है वह सामान्य है क्योंकि किसी देश को टारगेट करना, किसी के खिलाफ इस अलायंस को नहीं बनाया गया है, साफ तौर पर यह नजर आ रहा है। लेकिन भविष्य में हो सकता है इसका इस्तेमाल पूर्ण रूप से भारत के लिए किया जाए। इस वजह से भारत को इसकी स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशंस को इग्नोर नहीं करना होगा। किसी भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट में उसके स्टेटेड ऑब्जेक्टिव जो है वह नहीं तय होते। ऐसा नहीं है कि अगर एग्रीमेंट करते हुए कह दिया कि नहीं हम सिर्फ म्यूचुअल सिक्योरिटी की बात करेंगे तो भविष्य में उसके इंप्लीकेशन या उसके प्रभाव जो है वह बदल नहीं सकते। तो यदि कुछ भी बदलाव होता है तो भारत को इसका नुकसान झेलना पड़ता है और यहीं से इस पूरे के पूरे अलायंस का एंगल जो है वो भारत से संबंधित शुरू होता है। दोस्तों, यहां पर ना भारत को दिक्कत पाकिस्तान से है, ना माफ कीजिएगा, ना भारत को दिक्कत टर्की से है, ना भारत को दिक्कत सऊदी अरेबिया से है। भारत की जो दिक्कत है वो सीधे तौर पर पाकिस्तान से है क्योंकि इस प्रकार के एग्रीमेंट से यदि पाकिस्तान की क्षमता बढ़ती है तो ये भारत के लिए एक बड़ा कंसर्न जो है वो हो सकता है। और भारत के लिए सबसे बड़ा और सबसे पहला कंसर्न ये है कि पाकिस्तान को एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी मिल जाएगी। दोस्तों, पहले ही पाकिस्तान जो है वह चाइना के साथ में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ अंतर्गत अपनी कनेक्टिविटी जो है वो बनाए रखा हुआ है। वहीं जब पाकिस्तान को सऊदी और टर्की के साथ में स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट जो है जब साइन करता है तो डिफेंस कोऑपरेशन के अंतर्गत जो बहुत ही उन्नत मिलिट्री टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तान को मिलेगी। समय समय पर इनकी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस होंगी जिनसे इनका सैन्य बल जो है वह मजबूत होगा। अगर हम बात करें डिप्लोमेटिक तरीके से तो अब अंतरराष्ट्रीय जो स्टेजेस है, अंतरराष्ट्रीय जो मंच है, वहां पर भी पाकिस्तान को इनके द्वारा समर्थन जो है वह दिया जाएगा। और स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग इस तरफ को है कि भविष्य में ये भारत के खिलाफ एकजुट जो है वो हो सकते हैं। तो इस वजह से भारत को भी अपनी फॉरेन पॉलिसी, खासतौर पर वेस्ट एशिया में जो भारत की पॉलिसी है उसमें कुछ रणनीतिक बदलाव जो है वह करने होंगे। भारत के लिए दूसरा कंसर्न जो है वह कश्मीर मुद्दे का है। दोस्तों, ऐतिहासिक रूप में टर्की जो है वह कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का हितैषी रहा है, वह पाकिस्तान को समर्थन करता हुआ आया है। यदि टर्की और पाकिस्तान इस डिफेंस रिलेशनशिप से या इस डिफेंस एग्रीमेंट से अपने संबंधों को और मजबूत करते हैं तो उनकी कोशिश यही रहेगी कि वे कश्मीर मुद्दे को ज्यादा से जितना हो सके उतना अंतरराष्ट्रीय, उतना इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो भारत को डिप्लोमेटिकली भी इस डायमेंशन पर ध्यान देना होगा कि कश्मीर के मुद्दे में टर्की का इन्वॉल्वमेंट जो है वह ना हो। और साथ ही साथ दोस्तों, सऊदी अरेबिया जो है वह भारत के लिए इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक रूप में एक बहुत महत्वपूर्ण पार्टनर है। तो इस वजह से भारत को सऊदी अरेबिया के साथ में जो एनर्जी है, ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, इन सभी मुद्दों पर या इन सभी विषयों पर जो भारत और सऊदी अरेबिया का कोऑपरेशन है उसको और मजबूत करना होगा ताकि काउंटर किया जा सके। यदि भारत के साथ सऊदी अरेबिया के संबंध अच्छे हैं तो ये पूरा का पूरा अलायंस यदि भारत के विरोध जाने की कोशिश करता है तो सऊदी अरेबिया जो है वह उस एंटी इंडिया जो अप्रोच होगी उसको बैलेंस करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दोस्तों, तीसरा है न्यूक्लियर डायमेंशन। ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट है और इस एग्रीमेंट के अंतर्गत
सऊदी अरेबिया को पाकिस्तान का न्यूक्लियर अम्ब्रेला मिल गया है, ऐसा भी माना जा रहा है। लेकिन दोस्तों ऐसा है नहीं, क्योंकि यहां पर डिफेंस पैक्ट जो है वह ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज या डिफेंस कोऑपरेशन से संबंधित है। कहीं भी न्यूक्लियर शेयरिंग एग्रीमेंट की बात जो है वह नहीं की गई है दोस्तों। डर सिर्फ इस चीज का है कि पब्लिकली जो इस एग्रीमेंट या इस पूरे के पूरे एंगेजमेंट से कहा जा रहा है, यदि वही इसकी असल रणनीति हो तो फिर चिंता का विषय नहीं है। लेकिन यदि इंटरनली चीजें जो है वह अलग होंगी तो भारत के लिए खतरा बन जाएगा, क्योंकि पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन में तो कहीं भी फॉर्मल न्यूक्लियर शेयरिंग एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन इंटरनली यदि ऐसा होता है तो ये एक बड़े खतरे की घंटी जो है वह इस पूरे के पूरे इलाके को में वेस्ट एशिया में होगी। तो इस स्थिति में भारत ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय शक्तियों को भी इस पूरे के पूरे एग्रीमेंट को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करना होगा, ताकि भविष्य में कोई भी डिसबैलेंस जो है वो यहां पर ना बन पाए। और जिसकी हमने बात करी थी कि क्या एक पर हमला हुआ तो सभी पर हमला माना जाएगा, ये विचारधारा, ये थॉट प्रोसेस जो नाटो में फॉलो किया जाता है, जब मक्का डिफेंस एग्रीमेंट में किया जा रहा है, तो क्या इसे भारत के विरोध में मुस्लिम नाटो कहना सही होगा? तो दोस्तों नाटो और मक्का समझौते में बहुत सारे अंतर है। नाटो जो है वह एक लंबे समय से चला आ रहा सैन्य गठबंधन है, जबकि मक्का समझौता जो है, मक्का एग्रीमेंट जो है वह बहुत ही नया डिफेंस एग्रीमेंट है। यहां पर बहुत सारे देश शामिल है, यहां पर केवल 3 देशों के बीच में ये हुआ है। एक एकीकृत कमांड प्रणाली, एक इंटीग्रेटेड कमांड यहां पर मौजूद है। कलेक्टिव डिफेंस की यहां पर बात होती है, कलेक्टिव डिफेंस की बात यहां भी होती है, लेकिन कोई बाध्यकारी क्लॉज जो है वह अभी तक मक्का एग्रीमेंट में नहीं देखने को मिला है। वहां पर नाटो में नियमित रूप से संयुक्त अभ्यास होते हैं, ऐसा कोई भी प्रावधान यहां पर संस्थागत रूप में मौजूद नहीं है। तो नाटो जैसा सामूहिक रक्षा समझौता तो है, लेकिन हर चीज जो है वह नाटो से के साथ मिलती जुलती नहीं है। इस वजह से मुस्लिम नाटो कहना इसे शायद मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं होगा। इस पर आपकी क्या राय है, आप भी जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपकी जो विचारधारा है इसको लेकर के, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो डेफिनेटली मुझसे अलग यहां पर हो सकता है। दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में भारत के पास, क्या भारत को इसके नुकसान ही है या भारत को कुछ एडवांटेज भी है? दोस्तों भारत के पास सबसे बड़ी ताकत है भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। अब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब यह है कि भारत बिना किसी सैन्य गुट का हिस्सा बने अपने राष्ट्र हितों को मद्देनजर रखते हुए अपना स्वतंत्र निर्णय लेने की ताकत या क्षमता जो है वह रखता है। और ये आज से नहीं है दोस्तों, ये शीत युद्ध के समय से है कि जब हमने ना यूएसएसआर ना यूएस के पक्ष में उनके गुट में जाकर के बल्कि एक इंडिपेंडेंट नेशन या नॉन अलाइंड नेशन के रूप में रहने की बात कही थी, तब से ही भारत के पास ये स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की क्षमता है। तो भारत अपने राष्ट्र हितों के आधार पर अपना फैसला जो है वह लेगा। एक स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता है, राष्ट्रीय हित जो है वह भारत के सर्वप्रिय है, संतुलित संबंध और रणनीतिक लचीलापन भारत हमेशा बनाए रखता है। और यही कारण है कि भारत के अंतरराष्ट्रीय संबंध वे यूएस के साथ भी हैं, वे रशिया के साथ भी हैं, यूरोपियन यूनियन हो, जापान हो, गल्फ कंट्रीज हो, ईरान हो, इजराइल हो या एशियान हो, सभी महत्वपूर्ण शक्तियां या ऐसे बड़े संयुक्त गठबंधन दुनिया के अंदर अगर मौजूद है, तो भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का इस्तेमाल करते हुए अपने राष्ट्र हितों को सर्वप्रिय रख करके इनसे जुड़ना है या नहीं जुड़ना है या किस हद तक जुड़ना है, ये फैसले जो है वह भारत लेता है। तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी डेफिनेटली भारत के फेवर में जो है वो रहेगी। मैं उम्मीद करता हूं ये पूरा का पूरा विषय आप लोग समझ पाए होंगे। दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी से संबंधित कोई भी सवाल आपका है, कोई भी हेल्प आपको चाहिए, फ्री आप इस नंबर पे कॉल करके वो सहायता प्राप्त कर सकते हैं। आप कैसे पढ़ना है, कैसे सुनना है, इस आपकी मदद करेगा, ये सब चीजें आप जान पाएंगे। दोस्तों हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए हम विभिन्न कोर्सेज, नोट्स और पाठ्यक्रम के माध्यम से ये कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मदद सभी हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों की जा सके। धन्यवाद।